हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिवृत्त। तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, इन सब चीज़ों में हमने नेक्स्ट जो टॉपिक उठाया है आपका वो है हमारा प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में, उसके बाद हम सीमाओं से परे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। उसके बाद हमारा सफावी और कंधार के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ऑटोमन साम्राज्य और तीर्थ यात्रा तथा व्यापार, उसमें कैसे हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य के अंदर, तो उस समय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं अपना टॉपिक प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं। प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांतीय प्रशासन जो था वो केंद्र में स्थापित जो कार्य होते थे उन कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया जाता था, यानी दोहराया गया था। तो केंद्र में स्थापित जो भी कार्य हुआ करते थे, केंद्र में स्थापित कार्य, उन कार्यों के विभाजन को प्रांतों में क्या किया जाता था, दोहराया गया था। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं इसी पॉइंट के अंदर। तो यहाँ भी केंद्र के जो मंत्री होते थे उनकी तरह, जैसे केंद्र में मंत्री होते हैं, बिल्कुल केंद्र के मंत्री की तरह ही अधीनस्थ दीवान हुआ करते थे, अधीनस्थ हुआ करते थे। तो उनको क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें कि जो सूबेदार होता था वो क्या करता था, वो सीधा जो है ना बादशाह को, उसका कॉन्टैक्ट किससे था, सीधा बादशाह के था। तो सूबेदार जो था वो प्रांतीय प्रशासन का यानी प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर हुआ करता था, सूबेदार। ठीक है ना। तो ये पॉइंट है। और सूबेदार का कांटेक्ट कैसे होता था, सूबेदार सीधा बादशाह को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया करता था। तो सीधी अपनी बात किसके सामने रखा करता था, बादशाह के सामने रखा करता था। तो वो ये प्रस्तुत करने का तरीका था उसका। प्रत्येक सूबा उस समय, प्रत्येक जो सूबे थे वो सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था, कई सरकारों में बटा हुआ था। तो ये बात थी। परगना स्तर पर अगर देखा जाए तो परगना स्तर जो होता है उस स्तर पर अगर देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन पर कितने अधिकारी होते थे, 3 अधिकारी। 3 अधिकारी। ये 3 अधिकारी कौन होते थे, इन 3 अधिकारियों में सबसे पहले अधिकारी के बारे में हम बात करते हैं। जो पहला अधिकारी होता था उसका नाम होता था कानूनगो। क्या होता था, कानूनगो। तो स्टूडेंट्स, पहला कानूनगो। कानूनगो क्या करता था, राजस्व आलेख तैयार करता था। क्या तैयार करता था, राजस्व आलेख लिखता था, ब्यौरा लिखता था। ब्यौरा समझ गए ना आप, ब्यौरा, सारा ब्यौरा, कौन कौन के पास क्या क्या है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, संपत्ति या जो भी कुछ है, उन सभी का ब्यौरा लिखने का काम किसका होता था, कानूनगो का होता था। तो ये क्या करता था, एक राजस्व आलेख तैयार करता था। समझ गए ना आप, राजस्व आलेख, ब्यौरा तैयार करना, तो वो करता था। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति होता था उसे चौधरी कहते थे। क्या कहते थे, चौधरी कहते थे। अब ये चौधरी क्या करता था, ये राजस्व संग्रह करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स को इकट्ठा करता था, राजस्व को इकट्ठा करना, लेना, सारी जगह से इकट्ठा करना, किसानों वगैरह से लेना। तो ये सारे काम किसके हुआ करते थे, चौधरी के हुआ करते थे। दूसरा ये हो गया। तीसरा कौन होता था, तीसरा होता था काजी। काजी क्या करता था, काजी फैसले सुनाता था। जो भी आपने गलत काम किया है, आपको पकड़ा गया, तो फैसले सुनाने का काम किसका होगा, फैसले सुनाने का काम काजी का हुआ करता था। तो ये पॉइंट्स हो गए। ये 3 लोग हुआ करते थे, बहुत 3 मेन पॉइंट लोग थे ये उस समय। परगना स्तर पर 3 अधिकारी हुआ करते थे। इन 3 अधिकारियों को मैंने आप बता दिया आपके बारे में। और क्या होता था, शासन का जो प्रत्येक विभाग होता था उस प्रत्येक विभाग के पास अपने लिपिकों का, लिपिक समझते हैं ना, क्लर्क, तो जो लिपिक होते थे उन लिपिकों का बड़ा सहायक समूह होता था उनके पास, काम करने वाले लोग होते थे ये। क्योंकि भाई बहुत काम होता था ना, तो सबके पास अपने अलग अलग एक समूह होता था कि भाई आप भी काम करो, आप हमारे लिए अलग से काम करोगे, आप उधर जाओगे काम करने तो फिर हमारा कौन करेगा। तो इसलिए सबके पास अपने लिपिकों का एक बहुत बड़ा समूह, सामाजिक समूह हुआ करता था। ठीक है। तो उसमें कौन कौन लोग हुआ करते थे उस पूरे सामाजिक समूह के अंदर, लिपिकों में लेखागार होता था, पहला व्यक्ति लेखागार। दूसरा क्या होता था, लेखा परीक्षक होता था। तीसरा कौन होता था, संदेशवाहक होता था। तो ये 3 व्यक्ति खास तौर से, और भी कुछ लोग थे, तो ये 3 मेन हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये जो प्रांतीय प्रशासन था उस समय, प्रांतीय प्रशासन इस तरीके से इसका विभाजन था, इस तरीके से ये बटा हुआ था।
ठीक है, तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट बताते हैं सीमा से परे। तो हम इस सीमा से परे के बारे में बात करते हैं। सीमाओं से परे क्या होता था? अब सीमाओं से परे में इतिवृत्त के जो लेखक हुआ करते थे, यानी इतिवृत्त लिखने वाले जो लेखक हुआ करते थे, उन लेखकों ने भाषा द्वारा धारण की जाने वाली, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा धारण की जाने वाली जो उपाधियाँ थी, उन उपाधियों के बारे में लिखा है इतिवृत्त के अंदर। किसके बारे में लिखा है? भाषा द्वारा ली जाने वाली जो उपाधियाँ थी, धारण करने वाली जो उपाधियाँ थी, उनके बारे में लिखा है। अब वो उपाधियाँ कौन कौन सी हुआ करती थी? अलग अलग नाम हुआ करते थे उन उपाधियों के, तो वो उपाधियों के बारे में बात करते हैं। पहली उपाधि वो लेते थे शहंशाह। शहंशाह का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में देखें तो शहंशाह का मतलब जो निकलता है वो निकलता है शहंशाह, यानी राजाओं का राजा। तो ये राजाओं से ऊपर भी एक राजा है, तो वो शहंशाह है। कौन है वो शहंशाह? ऊपर वाला है ना, हमारे लिए तो वही है ना। तो लेकिन ये क्या कहते थे कि हाँ मैं आपके लिए शहंशाह, यानी राजाओं से ऊपर भी एक राजा शहंशाह होता है वो। तो राजाओं का राजा कौन? हम, यानी वो सुल्तान अपने जो उपाधि धारण करता था वो कहता था अपने लिए ऐसा। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या होता था? दूसरी जो उपाधि थी वो थी जहांगीर। कौन सी उपाधि होती थी? जहांगीर। अब जहांगीर क्या होता है? जहांगीर का अर्थ था कि विश्व पर कब्जा करने वाला। जहां, जहां मतलब सारा जहां, सारा जहां मतलब पूरा विश्व, और गीर मतलब उसके ऊपर कब्जा करने वाला व्यक्ति। तो जहांगीर ये होगी उपाधि लोग। तो ऐसी उपाधि धारण किया करते थे, यानी जो पूरे विश्व पर कब्जा कर ले वो कौन? वो जहांगीर। ठीक है ना। तो इस तरीके के नाम आपने सुने हैं ना, शहंशाह आलम। तो शहंशाह उपाधि है, नाम नहीं है। ठीक है ना। जहांगीर नाम नहीं है, उपाधि है। तो इस तरीके की उपाधियाँ हुआ करती थी। तीसरा कभी कभी शाहजहां, है ना, शाहजहां उपाधि होती थी। तब शाहजहां भी नाम रखा गया। तो शाहजहां के क्या हो गया? शाहजहां, यानी विश्व का शाह। शाह माने राजा, तो जहां, जहां माने विश्व। मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो शाहजहां, शाह प्लस जहां, जहां माने विश्व, शाह माने राजा। तो जो विश्व का राजा वो कौन हो गया? शाहजहां हो गया। तो इस तरीके से ये उपाधियाँ दी जाती थी। तो ये कुछ उपाधियाँ थी जो लोगों को लगातार दी गई थी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सफावी और कंधार के बारे में है। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा आज के टॉपिक में। तो हम इस तीसरे पॉइंट के बारे में पहले क्लियर आउट करते हैं इसको, सफावी और कंधार। सफावी और जो कंधार है, सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदुकुश पर्वत की। हिंदुकुश पर्वत है ना, इस पर्वत के बारे में बात करते हैं। भारत आने के जितने भी इच्छुक विजेता लोग होते थे, भारत आने के बहुत सारे लोग हुए हैं विजेता। भाई भारत में बहुत सोना मिलता है, सोने की चिड़िया कहलाता था ना, तो यहाँ बहुत सोना मिलता था। अब क्या करना है? उसको लूटना है। चलो भाई ले चलो, इकट्ठा करो, लूटो पाटो, मारो सबको, उठाओ, चल पड़ो बाहर, निकल देते हैं, चलिए भाई। तो मन में जिज्ञासा होती थी, यार कहाँ जाना है? सोने की चिड़िया जाएंगे, भारत जाएंगे। क्या करने जाएंगे? लूटने के लिए जाएंगे भाई। वहाँ से लेके आएंगे, सोना चांदी बहुत मिलता है, लूट के लाएंगे। वहाँ के लोग डरते भी बहुत हैं, कोई बोलता भी नहीं है कुछ। लूटो पाटो, उठाओ सामान, लो और चल दो वहाँ से। तो ये कार्य होता था। तो हिंदुकुश पर्वत जो था ना, उसको पार करना इनके लिए एक सबसे मेन बात थी। तो जितने भी लोग हुए हैं, भारत आने के इच्छुक जो विजेता हुए हैं, उन विजेताओं को ये जो पर्वत होता था इसे तो पार कर नहीं करना पड़ता था। भाई हिंदुकुश पार करेंगे तभी कहाँ पहुँचेंगे? भारत में पहुँचेंगे। तो ये पॉइंट सो ये चीज़ थी। तो इस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए मुग़ल जो थे उन्होंने 2 जगहों पर कंट्रोल कर लिया। हिंदुकुश पर्वत के पार 2 जगह थी। कौन कौन सी जगह थी? हिंदुकुश पर्वत के पार 2 जगह, एक का नाम था काबुल और दूसरे का नाम था कंधार। इन जगहों पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की राजधानी है ना काबुल, ठीक है, और कंधार भी वहीं पड़ता है। तो इन दोनों जगहों पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उस पर नियंत्रण कर दिया। और नियंत्रण करने के द्वारा इस खतरे से वो क्या करना चाहते थे? बचना चाहते थे। क्योंकि वहाँ से जो भी आएगा उसे क्या करेंगे? वो पहले ही कंट्रोल में कर लेंगे, वहीं पर रोक लेंगे। कहाँ रोक लेंगे? काबुल और कंधार में ही रोक लेंगे। उससे आगे आने ही नहीं देंगे। हिंदुकुश उनको पार करने ही नहीं देंगे। जब वो पार ही नहीं करेंगे तो फिर वो भारत में आएंगे कैसे?
तो मुग़लों ने वहाँ तक कंट्रोल कर लिया अपना, उन जगहों तक, काबुल तक और कंधार तक, जिससे कि वहाँ से आने वाले जितने भी विजेता हैं उनको वहीं पर रोका जा सके। और क्या किया, कंधार जो था उस समय सफावियों और मुग़लों के बीच झगड़े की मेन जो जड़ थी वो यही थी। कौन सी? मैंने अभी आपको बताया, क्या? कंधार। कंधार किसके कंट्रोल में था? तो वो बताते हैं कंधार के लिए लड़ाई थी दो लोगों के बीच में। किस किस लोगों के बीच में? सफावियों के बीच में। और किस किस के बीच में? और मुग़लों के बीच में। झगड़े की एक मेन जड़ बन चुका था, तो इसलिए इस पर झगड़े थे। और क्या हुआ, सफावियों ने मुग़लों से अपने राजनयिक जो संबंध थे वो बनाए रखे धीरे धीरे। सफावियों ने मुग़लों के साथ अपने संबंध बनाए रखे, कोई संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि संबंध बिगाड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों तरफ से फिर ज़्यादा लोग हानि बहुत होती है। ये हानि ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, तो उस हानि से बचना चाहते थे। तो सफावियों ने अपने जो है मुग़लों के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू किए, लेकिन फिर भी वो यही दावा करते रहे कि भाई कंधार जो है वो किसका है? हमारा है, सफावियों का है, आपका नहीं है, हमारा है ये कंधार। बार बार वो इस बात को स्पष्ट करते रहना चाहते थे, बताना चाहते थे, और इस चीज़ को उन्होंने स्पष्ट किया, लगातार स्पष्ट किया। ठीक है ना। अब कंधार क्या था? कंधार जो है ना, शुरू में अगर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में हुमायूं के अधिकार में था ये कंधार। ठीक है ना। तो हुमायूं के अधिकार में था और 1505 में फिर अकबर ने इसको जीत लिया, कंधार 1505 में जीत लिया। 1622 के बाद आते आते थोड़ा समय निकलने के पश्चात 1622 के बाद तो जो फारसी सेना थी उसने इसे जीतकर फिर सफावियों के ने इसे अपने अधिकार में धीरे धीरे ले लिया। तो बाद में ये उनके हाथों में चला गया। ठीक है ना। तो लेकिन पहले कंट्रोल में हुमायूं के था, फिर उसके बाद ये अकबर के हाथ में आया, और अकबर के बाद फिर दोबारा से ये 1622 के बाद फारसी सेना ने इसे जीता और फिर सफावियों के कंट्रोल में चला गया ये। तो ये क्षेत्र इस प्रकार का क्षेत्र था, और इसे जीतना एक बहुत अहम बात थी। इसी वजह से उन्होंने ये सारे कार्य किए। ठीक है ना। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तीर्थ यात्रा और व्यापार, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं आपसे। तो ये पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑटोमन जो क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए लोग आते और जाते थे, क्योंकि ये वो क्षेत्र पड़ता था जहाँ पर मक्का और मदीना वाला क्षेत्र है। तो तीर्थ यात्रा के लिए लोग आया और जाया करते थे, है ना। मेन स्थल है मुस्लिमों के लिए, तो ख़ास तौर से ये मक्का और मदीना तीर्थ स्थल है उनके, इसलिए लोग आते जाते थे। लगातार उनका आना जाना बना हुआ था इन क्षेत्रों में। और क्या था, बादशाह न इन जगहों पर व्यापार को बढ़ावा देता था। वो चाहता था कि यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, तो ये कार्य हुआ। और क्या हुआ, लाल सागर जो था ना, वहाँ का जो बंदरगाह था, तो लाल सागर जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह में बहुमूल्य जो वस्तुएं होती थी, उन बहुमूल्य वस्तुओं का जो निर्यात होता था उसको जो है प्रोत्साहन दिया जाता था। तो प्रोत्साहन मिलता था लाल सागर बंदरगाह से, तो सामान बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात होता था। और क्या होता था, बिक्री के लाभ को तो जो बिक्री का लाभ था उस लाभ को फ़कीरों में दान में बांट देता था, तो फ़कीरों को वो दान में दिया जाता था। तो वो कहता है कि इस तरीके के कार्य हुआ करते थे। तो ये मेन जो पॉइंट्स थे 4 मैंने आपको समझाए, और आपने बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने इसीलिए अच्छी तरह क्लियर किया कि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें। सो गाइस, थैंक यू एवरीवन।